आम्ही या कार्यक्रमात सामील करत असतो. आणि आजचा निवडलेला स्वतःवर बेतलेला प्रसंग पाठवलाय गडचिरोलीहून माधव यांनी. तर चला ऐकूया. शेतीचं काम करत असताना मला वेळच मिळत नव्हता की कोणता कार्यक्रम कशासाठी सरकार चालवते. ते तर भलो माझ्या मित्राचं, ज्यानं मला योग्य मार्ग दाखवला आणि खूप गोष्टी सांगितल्या. मी बाप बनणार होतो आणि एक दिवस माझ्या मित्राला याबाबत सांगितलं. त्यानं मला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाबाबत सगळी माहिती दिली. मी तर आरोग्य केंद्रात गेलो आणि सगळी माहिती आणखी मिळवली. माझ्या मुलाचा जन्म पण रुग्णालयामध्ये झाला. तिथं सरकारच्या या कार्यक्रमाचा लाभ पण मला मिळाला. जाण्या येण्याचा काहीच खर्च आला नाही आणि तपासण्यांचा, औषधाचा सगळं काही मोफत झालं. मला तर त्यावेळी दोन आनंद झाले. एक बाप बनण्याचा आणि दुसरा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमातून मिळणाऱ्या फायद्यांचा. माधव, आपण स्वानुभव पाठवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचा वायदा, नवजात बाळाला मिळेल लाभच लाभ याचा. हो ना. आणि या कार्यक्रमामुळे लोकांमध्ये एक विश्वास निर्माण झालाय. आता फक्त गरज आहे लोकांनी आणखीन जागरूक होण्याची, ज्यामुळं जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अगदी बरोबर मावशी. आणि ज्यांना कुणाला माहिती नसेल त्यांनी सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये जाऊन सगळी माहिती ते घेऊ शकतात. होय. म्हणून नो लापरवाही, पूर्ण जबाबदारी निभवायला पाहिजे. तर याच गोष्टीवरून तुम्हाला ऐकवतो एक मजेदार किस्सा. ऐकवा. चिंटू खूप खोडकर होता. त्याच्या वडिलांनी त्याकरता बऱ्याच वेळा त्याला बदडून पण काढलं होतं. चिंटू, आजकाल मी पाहतोय जेव्हा पण मी तुला मारतो तर तू काहीच बोलत नाहीस. आपला राग तू एवढा कंट्रोल कसा काय करू शकतोयस? बाबा, मी लगेच जाऊन टॉयलेट स्वच्छ करायला लागतो. अरे अरे पण त्यामुळे राग शांत करण्यात कशी काय मदत मिळते? ती अशी की मी टॉयलेट स्वच्छ करण्यासाठी तुमचा दात घासायचा ब्रश वापरतो. काय? वा 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 बाळू. तर श्रोत्यांनो, आणखी एक गोष्ट, बाळाला हलका फुलका काही आहार द्यायचा असेल तर ते 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतरच सुरू केलं पाहिजे. हो ना विकास. आणि याचबरोबर जन्माच्या वेळेचं आईचं पहिलं दूध म्हणजे पिवळं घट्ट दूध सुद्धा बाळाला जरूर पाजायला हवं. हो. नवजात बाळाची देखरेख किंवा कुटुंब कल्याणासंबंधी कोणती माहिती आपल्याला पाहिजे असेल तर आम्हाला अवश्य लिहा. आम्ही आपल्याला पूर्ण माहिती देऊ आणि आपल्या समस्येचं समाधान करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. आणि आज आम्ही सामील करत आहोत अंकिताचं हे पत्र, जे आलंय गोरेगावहून. त्या विचारतायत की गावात मी पाहिलंय की बाळाला कपड्यानं मध चाटवलं जातं किंवा मग हिंगाचं पाणी देतात, तर हे दिलं पाहिजे का नाही? अंकिता, हे बघा, जन्मानंतर बाळाला इतर कुठल्याही गोष्टी दिल्या तर त्यामुळं बाळाला संक्रमण होऊ शकतं. आणि म्हणूनच जन्मानंतर केवळ आईचं पहिलं पिवळं दाट दूध हेच बाळाला द्यायला हवं. आणि 6 महिन्यापर्यंत आईच्या दुधाशिवाय बाळाला दुसरा कोणताही आहार देता कामा नये. अंकिता, आपल्याला आपल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल. आणि श्रोत्यांनो, आपण पण आमच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. आपण आम्हाला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन संबंधी काही सूचना किंवा जागरूकतेसंबंधी एखादी सत्य घटना लिहून पाठवू शकता. आणि बरं का मंडळी, ती घटना आम्ही आमच्या कार्यक्रमात सामील करू आणि सोबत आपल्याला विचारू एक सोपा असा प्रश्न. आणि या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर दिल्यास आपल्याला मिळेल 200 रुपयांचं बक्षीस. तर मंडळी, ऐका आजचा प्रश्न. मुलाच्या हावभावात जर बदल आढळत असेल तर काय केलं पाहिजे? आता कार्यक्रम क्रमांक 176 मध्ये विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाच्या उत्तराची वेळ झाली आहे. तर लकी ड्रॉद्वारे निवडले गेलेले आमचे आजचे विजेते आहेत वीरेंद्रजी. आपलं हार्दिक अभिनंदन. आणि आज विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला 15 दिवसाच्या आत मिळायला हवं. त्यासाठी लिहून घ्या आमचा पत्ता. एक पाऊल सुखी जीवनाच्या दिशेनं, कार्यक्रम संख्या 182, पोस्ट बॉक्स नंबर 4340, कालकाजी पोस्ट ऑफिस, नवी दिल्ली 110019. आपण आम्हाला ईमेल देखील करू शकता. आणि त्यासाठी आमचा ईमेल ID आहे nrhm.khushalzindagi@gmail.com. तर पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटू आणखी नवीन माहितीसह. तोपर्यंत नमस्कार. एक पाऊल चुकी जीवनाच्या दिशेने,
एक पाऊल सुखी जीवनाच्या दिशेने. बाळ बाळंती निरोगी राहतील हे लक्ष्य आम्हा गाठायचे. स्वच्छ राहाल निरोगी राहाल मार्ग मिळतील पुढे जायचे. गावकऱ्यांना हक्क देऊ निरोगी राहायचा. अधिकार जाणून घ्या आपल्या आरोग्याचा. एक पाऊल सुखी जीवनाच्या दिशेने. एक पाऊल सुखी जीवनाच्या दिशेने. हा प्रायोजित कार्यक्रम आपण ऐकलात विविध भारतीच्या जाहिरात प्रसारण सेवेच्या पुणे केंद्रावरून FM बँड 101 मेगाहर्ट्झवर. आमचा यानंतरचा कार्यक्रम सुरू होईल ठीक 1 वाजता. तत्पूर्वी ऐकूया एक संदेश. देव जरी मज कधी भेटला. देव जरी मज कधी भेटला. देव जरी मज कधी भेटला. अगं, देवाजवळ अशी फक्त प्रार्थना करून नाही भागणार. बाळाला हवा पोषक आहार आणि वेळीच योग्य वैद्यकीय उपचार. काय? पोषक आहार आणि वैद्यकीय उपचार? हो अगं, तो पोलिओचा डोस असो की गोवर कांजिण्या, वेळीच लसीकरण हे जागरूक मातेचं लक्षण. वाघ माझ्या सखी, चांगलंच डोळ्यात अंजन घातलंस. आणि आता डोक्यात कसा लख्ख प्रकाश पडलाय. हो ना, म्हण बघू आता प्रार्थना. देव जरी मज कधी भेटला. माग हवे ते माग म्हणाला. म्हणेन प्रभू रे सद्बुद्धी दे माझ्या साऱ्या मैत्रिणींना. देव जरी मज कधी भेटला. ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती. भारतीय सिनेमा के नक्षत्र. भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश. भारतीय सिनेमा के नक्षत्र. भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित कार्यक्रम. मैंने तेरे लिए ही साफ रंग के सपने चुने. सपने सुरीले सपने. 7 रंग के सपने चुनकर हम सबके लिए प्रेम का, रिश्तों का एक इंद्रधनुषी संसार रच गए हैं ऋषिकेश मुखर्जी. लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी. कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है. ये तो बड़ा धोखा है. लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी. ऋषिकेश मुखर्जी एक लाजवाब निर्देशक से पहले भी वो बहुत कुछ थे. मंझे हुए कैमरामैन, सुलझे हुए फिल्म एडिटर, मास्टर फिल्म मेकर, जबरदस्त म्यूजिक सेंस. किसी कहानी को पर्दे पर लाने में उनका कोई जवाब नहीं. वो गीतों के माध्यम से ही सब कुछ कह देते थे. जिंदगी कैसी है पहेली हाय. कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. जिंदगी के इसी फलसफे पर
एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के आसपास के ताने बाने को उठाकर ऋषिकेश मुखर्जी फिल्में बनाते रहे। कभी चुपके चुपके, कभी बावर्ची, कभी रंग बिरंगी और खूबसूरत, तो कभी गोलमाल जैसी फिल्में बनाकर हंसाते रहे। मुझे मूली का नहीं, मुझे आलू का ही पराठा खिलाइए। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा। मगर सर इतनी सारी मिठाइयाँ। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। कभी आशीर्वाद, अनुराधा, अनुपमा, अभिमान या आनंद बनाकर रुलाते रहे। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। पागमशाई, पागमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। मौत का ऐसा सीन न इससे पहले कभी देखा गया था, न ही इसके बाद अब तक देखा गया। मौत को एक नई परिभाषा दे डाली ऋषिदा ने। पागमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। ऋषिदा का फिल्में बनाने की तरतीब, तहजीब और पैमाना कभी नहीं बिगड़ा। उनकी फिल्में एकदम वास्तविक सी, सहज सरल सी, अपने साथ रोज घटने वाली घटनाओं जैसी लगती थीं। उनकी फिल्में करते हुए हर बड़ा अभिनेता सिमटकर उस छोटे से कुनबे का एक हिस्सा हो जाया करता था जो भारत के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं जी रहा होता था। सुना इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। सुना इस घर में खाना पकाने वाले की जरूरत है। दादू, 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 एक आदमी आया है कि तो बावर्ची का काम चाहिए, खुद ही आया है दादू। जा जा, सबको आवाज दे, उनके लिए तो भगवान आ गए। जाइए जाइए, अंदर जाइए। बाबू चाचा, बड़ी माँ, छोटी माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है। कौन आया? बावर्ची, खाना पकाने वाला। सुनते हो, बावर्ची आया है। खाना पकाने वाला है, चलो जल्दी। ऋषिदा की फिल्में नून तेल मिर्ची की 3 टेरा में पड़े परिवारों की सच्ची जांच पड़ताल लगती थी। किसी का सपना स्कूटर खरीदने का होता, कोई अंग्रेजी को लेकर दुविधा में, तो कोई मूछों को लेकर। कहीं कोई अंताक्षरी चल रही होती और कहीं तुकबंदी में बातें हो रही होती। कहीं किसी झूठ पर बना हुआ महल तैयार हो रहा होता जो अब गिरा या तब गिरा। बस यही रोज की जिंदगी ऋषिदा की फिल्मों का अभिन्न हिस्सा रही। ऋषिदा की हर फिल्म से एक ही संदेश निकलता रहा, मिलजुल के रहिए, हंसिए, हंसाइए, बहलाइए। और क्या रखा है इस छोटी सी जिंदगी में। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है
ऋषिदा के फिल्में क्या हैं? जीवन का आईना है। उनका सिनेमा उनका अपना ही है। उनकी फिल्में खुद बोलती हैं कि ये ऋषिदा की फिल्में हैं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। ऋषिदा की फिल्में हमारे दर्द का मरहम है। वो हमारे थके हारे दिलो दिमाग को सुकून देती हैं। छोटी छोटी बातें जो जीवन में बहुत मायने रखती हैं, यही ऋषिदा का सिनेमा था। कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा। आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता। कायदा कायदा, आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा, आखिर कायदा। युवा ऋषिदा के घर में फिल्मी माहौल नहीं था। अपने भाई काशीनाथ की तरह ही वो भी पढ़ने में विलक्षण थे और विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। देखते ही देखते रसायन शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद एक लैब में नौकरी भी लग गई और वो बायोकेमिस्ट बनने का ख्वाब देखने लगे। खेलकूद और संगीत के शौकीन युवा ऋषिकेश ने इसी बीच अपने मनपसंद खेल शतरंज और मनपसंद वाद्य सितार को साधना भी शुरू कर दिया था। उन्हें एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। जल्द ही उन्हें गणित और विज्ञान पढ़ाने की एक नौकरी मिल गई। ऋषिकेश मुखर्जी कर्मयोगी थे। उनकी कर्म भूमि फिल्में रहीं, इसलिए उन्हें नाम दिया जाने लगा फिल्म योगी। फिल्म योगी ऋषिकेश मुखर्जी। मैं इंसान हूं, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि। मैं उसका प्रतिनिधि हूं। किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हिंदी फिल्मों में अब तक के श्रेष्ठ निर्देशकों की जो भी सूची बनाई जाए, हर सूची में ऋषिकेश मुखर्जी का अग्रिम पंक्ति में गिना जाना तय है। उस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया। बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। ऋषिकेश मुखर्जी हर दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ रहे भी हैं। ऋषिदा एक मुकम्मल फिल्मकार रहे हैं, जिन्हें फिल्म छायांकन, संपादन, पटकथा लेखन और निर्देशन की बहुत गहरी समझ थी। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। उनकी निर्देशित फिल्मों की संख्या भी आसानी से उन्हें श्रेष्ठ साबित करती है। उन्हें मिलने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की झड़ी ये जताने के लिए पर्याप्त है कि वो किस स्तर के फिल्मकार रहे हैं। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। ऋषिदा की फिल्मों के नाम ही बहुत हैं उनकी महानता के किस्से सुनाने के लिए। अनाड़ी, आनंद, अभिमान, आशीर्वाद, असली नकली, अनुपमा, अनुराधा, नमक हराम, चुपके चुपके, गोलमाल, मिली, बावर्ची, सत्यकाम, गुड्डी, जुर्माना, बेमिसाल, खूबसूरत। सफल और लोकप्रिय पारिवारिक फिल्मों की उनकी ये फहरिस्त और भी लंबी है। कुल 45 साल के फिल्मी जीवन में 44 फिल्में। निसंदेह जब बात हिंदी फिल्मों की निकलती है तो उसके समृद्ध होने की दास्तान
ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में ही बयां करती हैं। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। ऋषिदा की फिल्मों की एक अलग ही श्रेणी रही है। फिल्मों को हर निर्देशक ने लार्जर देन लाइफ के कैनवस पर प्रस्तुत किया है, लेकिन ऋषिदा की फिल्में बड़ी संजीदा किस्म की मध्यवर्गीय माहौल से प्रेरित रहती थीं। एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन। एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। ऋषिदा हर फिल्म स्टार और फिल्म टेक्नीशियंस के दुलारे रहे। इंडस्ट्री उन्हें कितना चाहती थी, ये इसी बात से जाना जा सकता है कि फिल्मों में ऋषिदा के 50 साल पूरे होने पर इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने उनका विशेष सम्मान किया। ऋषिदा की कई फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता अमोल पालेकर के शब्दों में, ऋषिदा का एक बहुत बड़प्पन जो मैंने सीखने की कोशिश की उनसे, वो यही था कि वो हमको सीन देते थे और ये सीन है, अभी तुम लोग ये कैसा इम्प्रोवाइज करोगे मुझे दिखाओ। तो हम लोग फिर बिल्कुल मतलब छूट जाते थे और हम लोग रिहर्स करते थे, 5 बार रिहर्स करते थे, 5 बार अलग अलग किस्म से वो उसमें ये करता हूं मैं वो करता हूं, फिर उत्पलदा ये करते थे वो करते थे और फिर ऋषिदा हमको रोकते थे और कहते थे देखो अब तुमने पहले रिहर्सल में जो वो बात की थी वो अच्छी है, वो रखो, लेकिन तुमने ये जो किया वो ठीक नहीं है, वो मत करो। इस तरह से बातें चुन चुन के हर एक के इसमें से कहते थे अब एक फाइनल रिहर्सल करो, सब मिलके जो बात तय हुई है, जो बातें चुनी गई हैं, वो लेके हम फाइनल रिहर्सल करते थे और उसके बाद टेक होता था। हम कब बाग वाली कोठी में गए थे? बुध को सर। कितने बजे? यही कोई 9:30 बज रहे होंगे। बज रहे होंगे ना, बजे थे। उसी वक्त शनि की दशा खत्म हुई, अब वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। वो कौन सर? वही कब वाली कुसुम। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी बाग वाली कोठी में मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात होगी। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरी पत्नी की आत्मा कुसुम के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कोयल बोल उठी, कू कू कू। तो इस तरह से एक्टर को पूरी छूट देना, उसको करने के लिए, उसको मतलब खिलने के लिए पूरी स्पेस देना, वो ऋषिदा करते थे। और फिर भी वो करते समय वो उनका फाइनल कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता था। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बिल्कुल वही तय करते थे और उस मामले में बहुत कड़क थे। लो ये पढ़ो। इसका मतलब है लग्न का अधिपति यदि तीसरे या छठे घर में हो तो धन दौलत और मान मिलता है, परंतु दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। ये श्लोक मेरा नहीं है जजमान, ये ऋषि पराशर का है। ये तो भाग्य के लिखा है। भाग्य के आगे मनुष्य तो विवश है। देखा नहीं कैसे सुमिता की मां की तरह अपने हाथों से नारियल की मिठाई बनाकर लाई थी? नहीं सर, वो जरूर बाजार से लाई होगी। असंभव, असंभव। बाजार की मिठाई में वो प्यार, वो मिठास कभी नहीं हो सकता। कुसुम के हिसाब से आपकी उम्र पुरुष की उम्र क्या चीज है? पुरुष तो ये है, हीरे की अंगूठी। अंगूठी कभी बूढ़ी नहीं होती, उंगली बुढ़ी होती। मैन इज एज यंग एज ही फील्स जजमान। क्यों, ठीक कहा ना? मेरे अंगना आए रे घनश्याम। कहा जाता है जैसा पिता वैसा पुत्र। ऋषिदा ने असल में इस कहावत को सही साबित किया। पिता शीतल चंद्र मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वैज्ञानिक बनना चाहते थे। जब उनका सपना पूरा न हो सका
और उन्हें अकाउंट्स विभाग की नौकरी करनी पड़ी, तो अपना वही सपना वो अपने 4 बेटों में सबसे बड़े ऋषिकेश के जरिए पूरा होता देखने लगे, जो पढ़ने में उन्हीं की तरह तेज था। जन्म 30 सितंबर सन 1922। कलकत्ता के साउथ सबर्बन हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा और फिर विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई ऋषिदा ने आशुतोष कॉलेज से विशेष योग्यता के साथ पूरी। इसके बाद ऋषिदा स्कूल टीचर बन गए और विज्ञान पढ़ाने लगे। लेकिन ऋषिदा का दिल तो कहीं और था। वो तो कुछ और ही बनना चाहते थे। ऐसे में रंगमंच, कला और फिल्मों के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे अपने मित्रों के साथ आपसी चर्चा करने के लिए पैराडाइज कैफे में उनका अड्डा जमा करता था। सभी आपस में पैसे मिलाकर आधा आधा कप चाय पीते और भविष्य की रूपरेखा बनाते। उनके मित्रों में शामिल थे मृणाल सेन, तापस सेन और ऋत्विक घटक जैसी प्रतिभाएं। एक दिन ऋषिदा ने तय कर लिया कि सब छोड़ छाड़ कर बिमल रॉय का हाथ थामा जाए। न्यू थिएटर्स में पहले वो लैब असिस्टेंट बने, फिर बांग्ला फिल्म तथापि से एडिटिंग शुरू की। बिमल रॉय के कहने पर ही वो उनके साथ मुंबई चले आए और मानो मुंबई उन्हीं का इंतजार कर रही थी। ऋषिदा 2 बीघा जमीन में बिमल रॉय के मुख्य सहायक भी बने और फिल्म का संपादन भी किया। नए विचारों वाले ऋषिदा ने मुंबई आने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस वो एक से बढ़कर एक फिल्में बनाते चले गए। टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, जाने काहे हमसे कटे सारी दुनिया। उनकी पहली फिल्म मुसाफिर तो नहीं चली, पर फिर भी राज कपूर ने उनकी प्रतिभा को जानते हुए फिल्म अनाड़ी निर्देशित करने की जिम्मेदारी सौंपी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी की सफलता के बाद आई फिल्म अनुराधा। मुझसे करो जोरा जोरी भैया न मरोड़ मुरी, घूंगी घूंगी गाड़ी हट जाओगे सावरे सावरे। अनुराधा को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला। फिर सम्मान और पुरस्कारों का सिलसिला ऋषिदा की फिल्मों के साथ लगा रहा। ज्यादातर फिल्म अभिनेताओं ने अपने यादगार किरदार ऋषिदा की फिल्मों में ही निभाए। अशोक कुमार का फिल्म आशीर्वाद का रोल क्या कोई भूल सकता है? नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। फिल्म अनुपमा और सत्यकाम में अभिनेता धर्मेंद्र की निभाई भूमिकाएं तो आज भी उनके अभिनय की सबसे बेहतरीन भूमिकाएं कही जाती हैं। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। अश्लीलता और हिंसा के बिना भी संजीदा फिल्में बनाई जा सकती हैं। ऋषिदा की फिल्में इसकी मिसाल है। वो हजारों में एक है। तुम जाओगी ना उनके पास? हाँ बाबा जाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? नहीं, आज ही जाओ। जाकर कहना रोज फूल क्यों भेजते हैं, खुद क्यों नहीं आते? आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी निर्माता के लिए भी चहेते थे। उन्हें इकोनॉमिक डायरेक्टर के रूप में याद किया जाता था। बड़ी मुश्किल से 40-45 शिफ्टों में फिल्म पूरी कर लेना,
रॉ स्टॉक को बर्बाद न होने देना और कई कई काम आपस में निपटा लेना। ऋषिदा फिल्म उतनी ही शूट करते जितने की जरूरत होती थी। एडिटर होने का उन्हें बतौर निर्देशक बहुत लाभ मिला। गुलजार ऋषिदा को मास्टर जी कहते थे। ऋषिदा खुद पर भी मजाक करने से पीछे नहीं हटते थे। ऋषिदा ने कभी किसी की स्थापित इमेज की परवाह नहीं की और फिल्म के किरदार के हिसाब से जो उन्हें सही लगा उसी को फिल्म में रखा। कौन सा रस नहीं है ऋषिदा के सिनेमा में। आनंद रुलाती है, चुपके चुपके गुदगुदाती है। सत्य काम की निष्ठा से आप खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभिमान का कॉम्प्लेक्स आपको निजी संबंधों को सहज बनाने के लिए प्रेरित करता है। गोलमाल की गफलत खूब हंसाती है तो खूबसूरत की पारिवारिक नोकझोंक मुस्कान बिखेर देती है। ऋषिदा की फिल्मों में कलाकार नहीं बल्कि किरदार हावी होते हैं। ये उनकी ही सोच का कमाल था कि वैम्प या खलनायिका के रूप में स्थापित हो चुकी बिंदु अभिमान में सकारात्मक किरदार में भी जमती हैं और सराही जाती हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना बावर्ची के रोल में भी दाद लूट ले जाते हैं। एंग्री यंग मैन अमिताभ ऋषिदा की फिल्मों में नेक्स्ट डोर नेबर हो जाते हैं। ही मैन धर्मेंद्र अपनी इमेज भूलकर कभी आदर्शवादी हो जाते हैं और कभी हंसाने का काम करने लगते हैं। और उत्पल दत्त जैसे खुर्राट अभिनेता जिस नैसर्गिक भाव से गोलमाल में आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करते हैं, ये एक अच्छे अभिनेता और महान निर्देशक की सबसे बड़ी देन है। बड़े से बड़ा अभिनेता अपनी इमेज भूलकर उनकी फिल्में करने के लिए तैयार रहता है। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। अपनी तमाम फिल्मों में फिल्म सत्यकाम ऋषिदा के दिल के सबसे करीब रही। उनकी हर फिल्म सीधी सरल होकर भी एक तरह से एक कीमती रत्न ही रही जिसे ऋषिदा ने तराश कर बेशकीमती बना दिया। हर फिल्म ऐसी कि जब देखो हमेशा नई और ताजा लगे, उम्र के बंधन से छूटी हुई। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। फिल्में कैसी होनी चाहिए ये ऋषिदा साफ साफ समझा गए। उनकी फिल्में गंदगी, दरिंदगी, हिंसा, भद्देपन, फूहड़ता, गाली गलौज भरी जबान से कोसों दूर हैं। एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर्स के बरसों अध्यक्ष रहे ऋषिदा। सेंसर बोर्ड के भी वो अध्यक्ष रहे। एनएफडीसी और एफएफसी के अध्यक्ष पद से भी जुड़े रहे। 1999 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए उन्होंने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन को दान कर दी। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान के अलावा ऋषिदा को कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1972 में पद्मश्री और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नौकरी, मधुमती और आनंद के लिए उन्हें बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला। अनोखी रात के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और आनंद के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड पाने के अलावा आनंद और खूबसूरत को बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिले। इतने महान निर्देशक को बेस्ट डायरेक्टर का पॉपुलर अवार्ड नहीं मिला। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नाड़ी है। ताउम्र जो सेल्यूलॉइड के कैनवस पर सतरंगी सपने रचते रहे, जो हमें आनंद में भरकर खिलखिलाने के खूबसूरत बहाने देते रहे, वही ऋषिदा एक दिन हमारी खिलखिलाहट से खामोशी चुनकर चले गए सपनों से भी आगे, जाने कहां। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले,
सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख रविराज प्रणामी, निवेदक प्रतिभा शर्मा और कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।